नमस्कार दोस्तों, मैं रिपीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदादर्शनम चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो प्राचीन काल में स्त्रियों की दशा थी राजस्थान में, उसके बारे में और रीति रिवाज से संबंधित जो प्रश्न हैं वो हल करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। इससे पहले 50 प्रश्न हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। इब्न खुर्दाद के वर्गीकरण के अनुसार हिंदुओं का वह कौन सा वर्ग था जिसे ब्रह्मा कहा गया और जो मदिरापान से पूर्णतः दूर रहता था? प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग या चतुर्थ वर्ग? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय वर्ग। देखिए जो इब्न खुर्दाद है उनके अनुसार द्वितीय वर्ग जो था वो ब्रह्मा या ब्राह्मण थे जो मदिरा का सेवन नहीं करते थे, और उसके अलावा जो शासक वर्ग है प्रथम वर्ग, वो सबको प्रिय शासक वर्ग कहलाते हैं, जिनको जिसमें से जो राजा थे वो चुने जाते थे। और जो विकल्प सी है तृतीय वर्ग, वो कटरिया या क्षत्रिय कहलाते थे, जिनको 3 प्याले तक मदिरा पीने की अनुमति थी। और जो चतुर्थ वर्ग है सुदरिया या शूद्र, वो मुख्य रूप से कृषक वर्ग कहलाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। कथन ए, मध्यकालीन राजस्थान में कायस्थ एक पृथक जाति के रूप में स्थापित हो चुके थे। कारण, चौंसवा अभिलेख में कायस्थ शब्द का प्रयोग लेखक के पर्यायवाची के रूप में मिलता है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर, ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। देखिए जो कर्णसभा अभिलेख है वो कायस्थों के लेखक होने की पुष्टि करता है, लेकिन कायस्थों का जाति के रूप में उदय जो है वो केवल लेखक होने के कारण नहीं बल्कि प्रशासनिक जटिलता और व्यावसायिक विशिष्टता के कारण हुआ था। अतः कारण जो है वो कथन की पूर्ण व्याख्या नहीं करता। इस तरह से कारण जो है वो व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। सोमेश्वर की मृत्यु के पश्चात साहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय के अल्पवयस्क होने की स्थिति में शासन की वास्तविक बागडोर किसने संभाली? रानी अवंती सुंदरी, रानी कर्पूरी देवी, रानी आत्मप्रभा या रानी जलहण देवी? देखिए जो पृथ्वीराज विजय है उसके अनुसार सोमेश्वर की मृत्यु के बाद में जो उनकी रानी कर्पूरी देवी थी, उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय जो थे उनके वयस्क होने तक संरक्षिका के रूप में कुशलतापूर्वक शासन संभाला था। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रानी कर्पूरी देवी। उसके अलावा जो ऑप्शन ए है रानी अवंती सुंदरी, वो राजशेखर की पत्नी थी। और जो रानी आत्मप्रभा है वो धार्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध थी। और जो रानी जलहण देवी है वो स्वतंत्र कार्य संचालन हेतु जानी जाती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54। निम्नलिखित प्रशासनिक पदों को उनके कार्यों का सही मिलान करें। देखिए जो चाहमान अभिलेख है उनसे मिलाना है। सूची 1 में हमको पद दिया गया है, सूची 2 में उत्तरदायित्व दिया गया है। तो जो अक्ष पटेलिक होता था वो अभिलेखों का मुख्य रक्षक होता था 1 से 2। दांडिक जो होता था वो दंड देने वाला अधिकारी होता था। संधि विग्रहक जो होता था वो शांति और युद्ध का मंत्री होता था। और तंत्रपाल सामंतों का प्रभारी होता था। इस तरह से 2, 1, 3, 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55। इब्न खुर्दाद के अनुसार बसूरिया वर्ग का मुख्य पेशा क्या था? कृषि और काश्तकारी, राजकीय सेवा में लिपिक कार्य, कारीगर और घरेलू कामगार, संगीत और नृत्य? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कारीगर और घरेलू कामगार। जो इब्न खुर्दाद है उन्होंने बसूरिया जो थे उनको 5वें वर्ग के रूप में रखा है जो कारीगर और घरेलू काम करते थे। उसके अलावा जो कृषि और काश्तकारी है वो शूद्रिया वर्ग का कार्य था, शूद्र वर्ग का। और जो राजकीय सेवा में लिपिक का कार्य है वो सांदलिया वर्ग का कार्य था। और संगीत और जो नृत्य है वो लाहौद वर्ग का कार्य था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। राजपुरुष शब्द का प्रयोग इब्न खुर्दाद ने किस संदर्भ में किया है? राजा के निजी अंगरक्षक, निम्न स्तरों पर कार्य करने वाले कर्मचारी, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, वे लोग जो केवल मनोरंजन के शौकीन थे? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा निम्न स्तरों पर कार्य करने वाले कर्मचारी, ऑप्शन बी। जो 6ठी श्रेणी के पुरुष थे जो निम्न स्तरों पर कार्य करते थे उनको इब्न खुर्दाद ने राजपुरुष कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। चाहमान काल में मंडलेश्वर अथवा सर्वाधिकारी के रूप में किसे संबोधित किया गया है? स्कंद, कदम्बवास, वामन और श्रीधर? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कदम्बवास, ऑप्शन बी। जो खतरगच पट्टावली है उसमें पृथ्वीराज तृतीय के मुख्यमंत्री कदम्बवास को मांडलेश्वर या सर्वाधिकारी कहा गया है। और जो ऑप्शन डी है ये विग्रहराज चतुर्थ के मंत्री थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। दो साध साधनिक नामक पद का मुख्य कार्य क्या था? कर वसूली करना, पुलिस और सैन्य व्यवस्था का समन्वय, गुप्तचर सेवा का प्रमुख,
या धार्मिक अनुष्ठानों का प्रबंधन। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिस और सैन्य व्यवस्था का समन्वय। चाहमान अभिलेखों में दसादनिक जो थे उनको पुलिसमैन या फिर सुरक्षा का व्यवस्था पद बताया गया है। उसके अलावा जो कर वसूली का कार्य था वो सोलकीक करते थे और गुप्तचर सेवा का जो प्रमुख होता था उसको दूत प्रेषणिक कहा जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, कथन ए, मध्यकालीन राजस्थान में रानियां स्वतंत्र रूप से कार्य संचालन और दान देने में समर्थ थी। कारण आर, रानी जरण देवी और रानी हरिराज की रानियों के स्वतंत्र कार्य संचालन का उल्लेख ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। इसमें दोनों ही कथन सत्य है, कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, इब्न खुर्दाद द्वारा वर्णित सातवें वर्ग लाहूद का मुख्य गुण क्या था? वेदों का ज्ञान, वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य, मनोरंजन और कौशल के खेल या युद्ध कौशल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोरंजन और कौशल के खेल। जो लाहूद वर्ग था वो मनोरंजन और कौशल के खेल के शौकीन थे। उसके अलावा जो वेदों का ज्ञान है वो ब्राह्मणों का, व्यापार और वाणिज्य जो था वो वेश्यों का कार्य था और युद्ध कौशल जो है वो क्षत्रियों का मुख्य गुण माना जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61, लेख पद्धति के अनुसार वह कौन सा वैधानिक दस्तावेज था जो विशेष परिस्थितियों में पति पत्नी के संबंध विच्छेद की अनुमति देता था? मोक्ष पत्र, शोल्क पत्र, त्याग पत्र या उत्तराधिकार पत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शोल्क पत्र, ऑप्शन बी। शोल्क पत्र जो है वो ऐसा दस्तावेज था जो संबंध विच्छेद या फिर पृथक रहने की जो आज्ञा है वो प्रदान करता था। उसके अलावा जो ऑप्शन ए है मोक्ष पत्र वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और जो ये उत्तराधिकार पत्र है ऑप्शन डी वो संपत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62, राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वह एक विदुषी महिला थी जिनका उल्लेख काव्य मीमांसा में मिलता है। वह क्षत्रिय कुल से थी और उन्होंने ब्राह्मण राजशेखर से विवाह किया था। उन्होंने कर्पूर मंजरी नाटक का अभिनय किया था। देखिए जो अवंती सुंदरी थी वो एक प्रसिद्ध विदुषी थी और उनका जो विवाह है वो अंतरजातीय हुआ था। क्षत्रिय स्त्री थी और ब्राह्मण जो थे वो पुरुष थे। और कर्पूर मंजरी के जो मंचन का निर्देश जो था वो राजशेखर ने किया था, लेकिन जो अवंती सुंदरी थी उनके स्वयं के अभिनय का साक्ष्य नहीं है। उससे उनसे जो है प्रेरणा जरूर ली गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है वो गलत हो जाएगा, इन्होंने अभिनय नहीं किया। इसमें केवल ऑप्शन 1 और 2 सत्य होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित विवाहों को उनके ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सोमेश्वर की पत्नी कर्पूरी देवी का काल, विग्रहराज 4 और देसल देवी का विवाह, दुर्लभराज सेकंड की बहन कलावती का विवाह, पृथ्वीराज तृतीय और संयोगिता का विवाह। देखिए सबसे पहले जो है इसमें जो कलावती है दुर्लभराज द्वितीय की बहन उनका विवाह आएगा। उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ और जो देसल देवी है वो उनका विवाह आएगा। उसके बाद में जो सोमेश्वर की पत्नी कर्पूरी देवी है उनका काल माना जाता है और अंत में पृथ्वीराज तृतीय और संयोगिता का विवाह आता है। इस तरह से जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 64, मध्यकाल में अनुलोम विवाह का एक प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ब्राह्मण हरिश्चंद्र और क्षत्रिय भद्रा का विवाह, विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी का विवाह, पृथ्वीराज तृतीय और संयोगिता का विवाह, अर्णोराज और कंचन देवी का विवाह। देखिए इसमें जो सही उत्तर है वो जाएगा ब्राह्मण पुरुष हरिश्चंद्र और क्षत्रिय स्त्री जो थी भद्रा उनका विवाह जो है वो अनुलोम श्रेणी में आता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय की कितनी रानियां थीं? 4, 8, 12 या 16। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। पृथ्वीराज तृतीय थे उनकी 8 पत्नियां थी। ये उस काल की बहुविवाह प्रथा का सूचक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66, चाहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ का विवाह किस राजकुमारी के साथ हुआ था जिसे गंधर्व और पारंपरिक विवाह का मिश्रण माना जाता है? संयोगिता, देसल देवी, राजमती या कंचन देवी। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, देसल देवी। विग्रहराज चतुर्थ और जो तोमर राजकुमारी थी देसल देवी उनका विवाह हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, कथन 1, स्वयंवर प्रथा केवल उच्च राजपूत कुलों तक सीमित थी। कथन 2,
पृथ्वीराज विजय के अनुसार द्रवराज द्वितीय की बहन कलावती के स्वयंवर में राजाओं ने शक्ति प्रदर्शन किया था। देखिए इसमें जो है दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे, कथन 1 और कथन 2। स्वयंवर जो है वो उस वर्ग की विशेषता थी और कलावती का जो स्वयंवर है वो इसका एक उदाहरण है, जिसमें कन्नौज के जो शासक थे उन्होंने भी भाग लिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68। यौतुक या दहेज प्रथा के संबंध में चाहमान काल का कौन सा उदाहरण प्रसिद्ध है? कलावती का विवाह, संयोगिता का विवाह, देसल देवी का विवाह या कंचन देवी का विवाह? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलावती का विवाह। जो दुर्लभराज द्वितीय की बहन थी कलावती, उनके विवाह में प्रतिहार सम्राट भोज को भारी धन और संपत्ति यौतुक के रूप में प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69। अनुलोम विवाह की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? हरिश्चंद्र भद्रा, राजशेखर अवंती सुंदरी, ए और ब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और ब दोनों। देखिए हरिश्चंद्र जो थे वो ब्राह्मण थे, भद्रा जो थी वो क्षत्रिय थी, और उसी तरह राजशेखर ब्राह्मण थे और अवंती सुंदरी जो है वो क्षत्रिय थी। दोनों ही जो उदाहरण है वो अनुलोम विवाह के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। मध्यकालीन राजस्थान में स्त्रियों को प्राप्त संपत्ति अधिकारों का संकेत किस प्रथा से मिलता है? सती प्रथा, जौहर प्रथा, सोल्क पत्र के माध्यम से भरण पोषण का अधिकार या देवदासी प्रथा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोल्क पत्र के माध्यम से भरण पोषण का अधिकार। जो सोल्क पत्र है वो केवल संबंध विच्छेद की अनुमति नहीं देता था, बल्कि पृथक रहने की स्थिति में महिला के निर्वाह के कानूनी आधार की भी पुष्टि करता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71। राजस्थान में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य घटियाला शिलालेख किस वर्ष का है और इसमें किसके सती होने का उल्लेख है? 724 ईस्वी दुर्लभराज की रानियां, 810 ईस्वी विक्रम संवत 945 सामल देवी, 1162 ईस्वी अजयराज की रानियां, 1301 ईस्वी रंग देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखो ऑप्शन बी, 810 ईस्वी विक्रम संवत 945 सामल देवी। जो घटियाला शिलालेख है उसमें राजपूत सामंत राणू की पत्नी जो सामल देवी है उनके सती होने का उल्लेख है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 72। चाहमान इतिहास में जौहर का प्राचीनतम साक्ष्य किस घटना से संबंधित माना जाता है? 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध के बाद, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय, 724 ईस्वी अथवा 726 ईस्वी में सिंध पर अरब आक्रमण के समय, 810 ईस्वी में प्रतिहारों के आक्रमण के समय। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा, 724 या 26 में सिंध पर आक्रमण के समय। इस समय पर जो चाहमान राजा दुर्लभराज थी, दुर्लभराज प्रथम, उनकी रानियों ने जौहर किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। चाहमान शासक अजयपाल की मृत्यु पर कितनी रानियों के सती होने का उल्लेख पृथ्वीराज विजय में मिलता है? केवल एक सोमलेखा, 3 रानियां, 8 रानियां या कोई साक्ष्य नहीं मिलता? देखिए इसका सही उत्तर होगा 3 रानियां, ऑप्शन बी। जो पृथ्वीराज विजय है उसके अनुसार अजयपाल की मृत्यु के बाद में उनकी जो 3 रानियां थी वो सती हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74। दास प्रथा के संदर्भ में मध्यकालीन राजस्थान के परिचारक वर्ग के बारे में क्या सत्य है? परिचारकों में केवल पुरुष शामिल थे। परिचारक पुरुष एवं महिला दोनों का एक अलग समूह था। दासों को केवल मंदिरों में रखा जाता था। दासों को समाज में शूद्रों से उच्च स्थान प्राप्त था। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परिचारक जो थे वो पुरुष और महिला दोनों का एक पृथक समूह था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75। उपगत शब्द का प्रयोग प्राचीन अभिलेखों में किस संदर्भ में किया गया है? युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाली स्त्रियां, सती होने वाली स्त्रियां, मंदिर में दान की गई महिलाएं या विदुषी महिलाएं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सती होने वाली महिलाएं। जो राजस्थान के प्राचीन स्तंभ लेख है 740-743 ईस्वी से संबंधित, उनमें सती होने वाली जो स्त्रियां हैं उनके लिए उपगत शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो मंदिर में दान की गई महिलाएं हैं वो देवदासी कहलाती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयोगिता सती हुई। सती प्रथा का उल्लेख बिजोलिया अभिलेख में भी मिलता है। देखिए जो पृथ्वीराज रासो है उनके अनुसार संयोगिता सती हुई थी, और बिजोलिया अभिलेख मुख्य रूप से चाहमानों की वंशावली और भूमिदान से संबंधित है। ठीक है, तो जो सती प्रथा का मुख्य अभिलेखीय साक्ष्य है वो घटियाला अभिलेख है। इस तरह से सिर्फ ऑप्शन 1 सही होगा, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख ना मान करके इसमें सही उत्तर क्या होना चाहिए था? घटियाला शिलालेख। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77।
मध्यकालीन दास प्रथा में युद्धबंदी और दास के बीच क्या संबंध था? युद्धबंदियों को कभी दास नहीं बनाया जाता था। युद्ध में पराजित सैनिकों और उनके परिवारों को दास बनाने की सामान्य परंपरा थी। केवल अपराधियों को ही दास बनाया जाता था। दासों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। देखिए, ऐतिहासिक रूप से जब युद्ध विजय होती थी तो उसके बाद में जो पराजित पक्ष के लोग थे उनको दास बनाने की एक प्रचलित प्रथा थी। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पराजित सैनिकों और उनके परिवारों को दास बनाने की सामान्य परंपरा थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78। जौहर और सती प्रथा के बीच मुख्य मनोवैज्ञानिक अंतर क्या था? जौहर व्यक्तिगत था, सती सामूहिक थी। सती पत्नी की मृत्यु पर होती थी, जबकि जौहर आक्रमण के समय सम्मान की रक्षा हेतु सामूहिक आत्मदाह था। सती केवल शूद्रों में प्रचलित थी। जौहर केवल शांति काल में होता था। देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सती जो है वो पति की मृत्यु पर होती थी, जबकि जो जौहर है वो आक्रमण के समय सम्मान की रक्षा के हेतु लिए सामूहिक आत्मदाह किया जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79। घटियाला शिलालेख 810 ईस्वी के अनुसार सामल देवी के पति का नाम क्या था? दुर्लभराज प्रथम, राणुक, सोमेश्वर या विग्रहराज? देखिए, जो घटियाला शिलालेख है 810 ईस्वी का, उसके अनुसार सामल देवी जो थी वो सामंत राणुक की पत्नी थी। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80। दास प्रथा की उन्मूलन के प्रारंभिक प्रयास चाहमान काल में किस रूप से देखे जा सकते हैं? दासों को पूर्ण स्वतंत्रता देना, दासों को मंदिरों का प्रबंधन सौंपना, कोई प्रत्यक्ष उन्मूलन साक्ष्य नहीं मिलता। यह व्यवस्था सामाजिक पदानुक्रम के हिस्सा बनी रही। दासों को कुर्सी भूमि का स्वामी बनाना। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि मध्यकालीन जो स्रोत है उनमें दास प्रथा को एक स्वीकृत सामाजिक व्यवस्था के रूप में दिखाया गया है। इसके उन्मूलन के संगठित प्रयास जो है वो उस काल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81। मनोरंजन के साधनों के संदर्भ में पाओगो और पाओमियो शब्द किससे संदर्भित है? मल्लयुद्ध के दो विशेष दांवपेच, जुआ जूत खेलने वाले खिलाड़ी या उसके मालिक, आखेट के दौरान प्रयुक्त होने वाले विशेष बाण, नृत्य की दो विशेष शैलियां। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जुआ या जूत खेलने वाले खिलाड़ी या उसके मालिक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42। चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार राजस्थान भारत के किस मंदिर में सर्वप्रथम देवदासी नृत्य करने वाली महिलाओं की परंपरा का संकेत मिलता है? पुष्कर का वराह मंदिर, हर्ष का शिव मंदिर, मुल्तान का सूर्य मंदिर या ओसिया का जैन मंदिर? देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुल्तान का सूर्य मंदिर। जो हेनसांग है उन्होंने मुल्तान के सूर्य मंदिर में परंपरा के अनुसार दासियों के नृत्य का उल्लेख किया है। उसके अलावा ये भी याद रखना, जो पुष्कर का वराह मंदिर है उसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था, और ये जो हर्ष का शिव मंदिर है वो चामानों का कुल मंदिर था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83। निम्नलिखित का मिलान करें, मनोरंजन के साधन और वर्ग। देखिए, जो आखेट है या शिकार है वो राजाओं और राजकुमारों का प्रिय व्यसन था। मल्लयुद्ध जो है वो दांव पेच और चित्रशाला का प्रयोग किया जाता था। इसमें देवदासी प्रथा जो है मंदिरों से जुड़ी नृत्य कला है, और कुशीलव जो है वो गायक और वाचक वर्ग था। तो इस तरह से 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84। इब्न खुर्दाद के अनुसार क्षत्रिय कटारिया वर्ग के लिए मदिरापान का क्या नियम था? पूर्ण निषेध, केवल धार्मिक उत्सवों पर अनुमति, अधिकतम 3 प्याले तक पीने की अनुमति, मदिरापान पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम 3 प्याले पीने तक की अनुमति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85। मध्यकालीन समाज में नट और कुशीलव का मुख्य कार्य क्या था? राजा के अंगरक्षक होना, संगीत गायन और अभिनय द्वारा मनोरंजन, मंदिरों में पूजा पाठ करना, युद्ध के समय सूचनाएं एकत्रित करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संगीत गायन और अभिनय द्वारा मनोरंजन करना। ये जो वर्ग थे वो मनोरंजन करने वाले वर्ग थे, जो कला से अपनी आजीविका चलाते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86। चित्रशाला का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? केवल चित्रकारी करने के रूप में, मल्लयुद्ध कुश्ती के अभ्यास और प्रदर्शन स्थल के रूप में, रानियों के अंतःपुर के रूप में या राजकीय पुस्तकालय के रूप में? तो देखिए, इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी होगा, मल्लयुद्ध या कुश्ती के अभ्यास या प्रदर्शन के स्थल के रूप में। चित्रशाला जो है वो स्थान था जहां पर योद्धा अपना कौशल दिखाते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87।
संगीत के क्षेत्र में वाक जीवन किसे कहा जाता था? वे जो वाद्य यंत्र बजाते थे, वे जो साहित्यिक बोल बोलकर अपना जीवन यापन करते थे, वे जो नृत्य करते थे, वे जो वीणा बजाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे जो साहित्यिक बोल बोलकर अपना जीवन यापन करते थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88। मध्यकालीन राजस्थान में शतरंज की खेल की लोकप्रियता का साक्ष्य किसके द्वारा मिलता है? इब्न खुर्दाद, ह्वेनसांग, अल मसूदी या राजशेखर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल मसूदी। जो अल मसूदी थे उन्होंने विशेष रूप से कन्नौज और राजपूताना के क्षेत्रों में शतरंज की लोकप्रियता का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89। देवदासी प्रथा के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? राजाओं द्वारा संरक्षण का अभाव, मंदिरों का आर्थिक रूप से कमजोर होना, प्रथा का नैतिक पतन और शोषण में परिवर्तित होना, विदेशी आक्रमणों के कारण मंदिरों का विनाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथा का नैतिक पतन और शोषण में परिवर्तित होना। प्रारंभ में जो है ये एक पवित्र कला थी, किंतु समय के साथ में इसमें सामाजिक बुराइयां जो थी वो प्रवेश कर गई, जिससे इसका पतन हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90। ताम्रकुटा के सेवन के संदर्भ में मध्यकालीन राजस्थान के स्रोतों में क्या जानकारी मिलती है? यह अत्यंत लोकप्रिय था, इसका सेवन केवल उच्च वर्ग करता था, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, यह केवल औषधीय रूप में प्रयुक्त होता था। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, यह उत्तर मध्यकाल में आया था। प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन राजस्थान में तंबाकू जो है उसका उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये जो है वो भारत में पुर्तगालियों के आने के बाद में प्रचलित हुआ था, पहले से नहीं था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91। कथन ए, रानी आत्मप्रभा रुद्राणी ने पुष्कर झील के तट पर 1000 दीपक प्रज्वलित करने की व्यवस्था की थी। कारण आर, वह एक परम शिव भक्त थी और उसने वहां सहस्त्रों शिवलिंगों की स्थापना करवाई थी। देखिए यहाँ पे जो है ए और आर दोनों सही है, आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार रानी आत्मप्रभा ने पुष्कर में आध्यात्मिक अंधकार को दूर करने के लिए 1000 दीपकों का प्रबंध किया था, जो उनकी शिव भक्ति और धार्मिक प्रभावशीलता का प्रतीक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92। पंचकारुकी शब्द मध्यकालीन राजस्थान के आर्थिक सामाजिक ढांचे में किसे दर्शाता है? 5 प्रमुख मंत्रियों की परिषद, 5 प्रमुख कारीगर वर्गों का समूह, 5 प्रकार के करों का संकलन, 5 पवित्र नदियों का संगम। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो होगा 5 प्रकार के कारीगर वर्गों का समूह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93। राजशेखर की काव्य मीमांसा में निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक वर्ग का उल्लेख शिल्पी के रूप में किया गया है? स्वर्णकार सुनार, माणिक्य बंधक रतन जड़ने वाले, वेकाटिक जोहरी या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इन सभी वर्गों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94। शूद्र वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यवसायों में कंडूक का अर्थ क्या है? शराब बनाने वाला, मिठाई और पकवान बनाने वाला, तेल निकालने वाला या पान बेचने वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिठाई और पकवान बनाने वाला। हलवाई जो था उसके लिए कंडुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। शराब बनाने वाला जो था उसको कल्लपाल कहते थे, और जो तेल निकालने वाला था उसको तेलिका, और पान बेचने वाला जो था वो तंबुलिका कहलाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95। चाहमान शासक अर्णोराज की धार्मिक नीति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वह स्वयं शिव भक्त थे, किंतु वैष्णव धर्म को भी संरक्षण दिया। उन्होंने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। उन्होंने श्वेतांबर जैन विद्वान धर्मघोष सूरी को अपमानित कर राज्य से निकाल दिया था। उन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्णोराज जो थे उन्होंने धर्मघोष सूरी को सम्मान दिया था और जैन मंदिर के लिए भूमि दान दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96। पंचकुल नामक संस्था का मुख्य कार्य क्या था? केवल युद्ध का संचालन करना, ग्राम प्रशासन, कर वसूली और न्याय व्यवस्था का प्रबंधन, केवल शाही विवाहों का आयोजन करना, विदेशी यात्रियों की सुरक्षा करना। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो पंचकुल है वो एक स्थानीय निकाय था जो प्रशासन और करों का लेखा जोखा रखता था। इनका जो कार्यालय था उसको श्रीकरण कहा जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97। किस रानी ने सोम नाम के सिक्के चलवाए थे जो उनकी स्वतंत्र सत्ता का प्रतीक था? कर्पूर देवी, सोमल देवी या सोमलेखा, आत्मप्रभा या देसल देवी। देखिए जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमल देवी जो थी, सोमलेखा। जो चाहमान शासक अजय राज की रानी थी उन्होंने अपने नाम के सिक्के
चलवाए थे। अगला प्रश्न नंबर 98। वेकाटिक शब्द का प्रयोग किस व्यवसाय वर्ग के लिए किया जाता था? बुनकर, जोहरी, कुम्हार, लोहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहरी। देखिए, राजशेखर के अनुसार वेकाटिक जो लोग थे वो वे थे जिन्होंने रत्नों की पहचान और कटाई का कार्य करते थे। और जो कुम्हार थे उनके लिए कुम्भकार शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 99। मध्यकालीन समाज में शाकंभरी के चौहानों की कुलदेवी के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? चामुंडा देवी, जीर्ण माता, शाकंभरी माता या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 100। अक्षपटल विभाग के अंतर्गत कणिका का मुख्य कार्य क्या था? राजकीय भंडार की सुरक्षा, दस्तावेजों को लिपिबद्ध करना, लेखक और लिपिक करों की गणना करना या सीमा की सुरक्षा। देखिए, जो अक्षपटल विभाग था उसमें कणिका या कायस्थ का कार्य जो था वो दस्तावेजों को लिखना था। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरह से जो प्राचीन काल में स्त्रियों की दशा और रीति रिवाज है उनसे संबंधित 50 प्रश्न इस क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। और प्राचीन राजस्थान में धर्म वगैरह से संबंधित 100 प्रश्न टोटल हमारे हो चुके हैं। धन्यवाद।